Okay, let's start. Good morning, everyone. Good morning. Okay, so today we are starting with chapter number 3, which is relating to prospectus and allotment of securities. Okay, पहली बात तो जब हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, आप लोग जानते हो प्राइवेट कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू गो टू द पब्लिक बिकॉज ऑफ दैट LRP. P क्या कहता है? देयर इज अ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब यू आर फॉरबिडन, you are banned to go to the public for a public issue. सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही पब्लिक इशू के लिए जा सकती है. तो अगर प्राइवेट कंपनी को फंड्स रेस करने हैं, वो फंड्स कैसे रेस कर सकती है? पहली बात तो प्राइवेट कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज बाय गोइंग फॉर अ राइट इशू. राइट इशू में क्या होता है? यू आर ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. राइट इशू के लिए जा सकते हो. सिक्योरिटीज अगर इशू करने हैं, आप बोनस इशू के लिए भी जा सकते हो. या तो फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन नंबर 42 जो बात करता है रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट. ये 3 तरीके से प्राइवेट कंपनीज जो है सिक्योरिटीज का कर सकती है इशू. बट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अग्रीड, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर ही सकती है. कि क्या प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा है तो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज कर सकती है? नहीं. प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन बाय एनी कंपनी, ईदर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर ही सकती है, बोनस इशू भी कर सकती है, राइट का राइट इशू भी कर सकती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक कंपनीज जो है दे कैन गो फॉर अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज. This public issue of securities can happen either by an IPO. IPO is initial public offer. जब पहली बार कंपनी पब्लिक के पास जाती है उसको कहते हैं as an IPO. कनेक्शन लूज है क्या? देख तो एक बार, 1-2 बार बंद होके चालू हुआ था. ठीक है ना? हाँ ठीक है बोल रहे. ओके. तो पब्लिक कंपनीज जो है दे कैन गो टू द पब्लिक. फर्स्ट टाइम जब पब्लिक कंपनीज पब्लिक के पास जाते हैं उसको कहते हैं IPO. इसके बाद अगर उनके और फर्दर इश्यूज होते हैं पब्लिक के पास तो उसको कहते हैं एज एन FPO. एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं एज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज. जहां पे क्या होता है, प्रमोटर जो है या एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो है अपने शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर करते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज एन ऑफर फॉर सेल. तो आप पब्लिक के पास जा सकते हो ईदर थ्रू एन IPO or through an FPO or by an offer for sale. But these things are not allowed to private companies. Private companies are prohibited to go to the public. This is what exactly is given under section number 23. 23 is also a kind of an introduction to this chapter. 23 कहता है कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है वो कैसे कैसे मोड से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है. तो उसके पहले आप सवाल पूछो, क्या आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या क्या आपकी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी? एक ही मिनट. हाँ, इसका भी अपने मेन बुक में एक छोटा सा चार्ट है ना. मैं आपको बताती हूँ, ये समरी चार्ट आप सिर्फ देख लो. अगर आप चाहते हो आप इसका फोटो ले लो बिकॉज वो चार्ट से सारी बातें एकदम क्लियर है. आपको डिटेल में 1-to-1 रीडिंग की जरूरत ही नहीं है. तो एग्जामिनेशन के भी एक दिन पहले जब आप ये चैप्टर पढ़ने जाते हो तो मेक इट श्योर कि ये जो सेक्शंस है इसको फास्ट ट्रैक मैनर में आप पढ़ लो, क्योंकि इतनी इज्जत आप हर सेक्शन को नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होएगा. ये देखो ये वाला
आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने वो दिया है क्या, LDR कि नहीं दिया है? मैंने इन बच्चों को दिया हुआ है, नए वाले। एक मेरे को सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आओ तो। दिया है ना? बता मेरे को, एक मिनट है ना? है, एक मिनट में इसमें निकाल देती हूँ तो सभी को बता देती हूँ मैं। नहीं ठीक है, रहने दो। सभी में ऑफ कोर्स, तू ही मतलब है ना। नहीं तो क्या सेंस होगा? इसको आप देखोगे अगर क्वेश्चन बैंक को, क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है, हर चैप्टर के पहले ये LDR दिया है, लास्ट डे रिवीजन। तो मतलब जब आप चैप्टर 1 आप पढ़ने लोगे तो घड़ी के कांटे के हिसाब से आपको अपने माइंड को बोलना और टारगेट देना है कि ये चैप्टर मेरा 1 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। मैंने देखा हुआ है, मतलब दिस इज लाइक द 13th ईयर ऑफ माई टीचिंग करियर। क्या होता है जब अकाउंट्स का पेपर देके बच्चा घर पे आता है, उस दिन थोड़ी सी रेस्ट करता है। यूजुअली अगर अकाउंट्स का पेपर टाइट आया है, एक तो उसका मूड ही खराब है, वो एंजाइटी प्रेशर और सारा प्रेशर ना लॉ पे आ जाता है फिर कि मेरा अकाउंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है, नाउ आई हैव टू बी मोर देन बेटर इन लॉ। वो तो बात एक दिन में नहीं होने वाली है, वो आप समझ लो। जो भी आपका पेपर है वो आपकी मेहनत है पूरे साल भर की या जो भी 9 महीनों की जर्नी की। दैट इज नॉट गोइंग टू सडनली हैपन कि भाई चुटकी बजा दी और हो गया सब कुछ। Whatever it is, now you have to be calm and quiet. Accounts का पेपर जैसा भी था वो हो चुका है. Now you cannot do anything about it. What you have is 2 papers in group 1 and 3 papers in group 2. वही आपके हाथों में, तो आपको उसको concentrate करना है. You cannot think and be emotionally stupid about the accounts paper. अच्छा भी हुआ तो फिर तो क्या बात है, और बुरा भी हुआ तो फिर भी क्या ही बात है. You cannot do anything about it. Now the paper has gone. Now you only have 5 paper in your hand, और उसके ऊपर you have to be really emotionally intelligent and work on those papers. Okay? बट फिर बच्चा क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं अकाउंट्स का पेपर ऊपर ऊपर से रिवीजन किया, कुछ हुआ नहीं, मेरी बैंड बज गई, अभी लॉ में तो मैं एक एक बात में रिवाइज करूंगा, इज्जत से पढ़ूंगा, एकदम इमोशनल होकर पढ़ने बैठ जाता है. और उस शाम वो 2 या 3 चैप्टर से ज्यादा करता ही नहीं है. फिर वो रात को सोता है, अगली सुबह उठता है. अगली सुबह उठने के बाद आप समझ लो अगर 11 चैप्टर में से आपके 3 ही चैप्टर्स हुए हैं, आपके पास कितने चैप्टर्स और करने को? 8 चैप्टर्स. और 8 चैप्टर्स के पास आपके पास LLP करने को है. LLP के साथ साथ आपके पास 3 अदर लॉस करने को है. तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, समझो आप. ओके, लास्ट दिन पे कितना टाइम कौन से चैप्टर को देना है, उसके लिए मैंने यहां पे ये घड़ी आपको दी है. उसी घड़ी के हिसाब से आप टाइमर लगाओ और अपने दिमाग को कहो कि 1 घंटे में मेरे को ये प्रिलिमिनरी चैप्टर कंप्लीट करना है, एंड दैट्स इट. उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है. 15-20 मिनट ऊपर नीचे हुआ है अलग बात है. इमोशनल होके ये चैप्टर 1 को 3 घंटे नहीं देने. इसके ऊपर सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. समझो आप बात को. तो वेटेज भी कुछ बात है, इंपॉर्टेंस भी बात है, और अलोंग विद दैट समय भी की भी कुछ बात है. हमारे पास 4 दिन की छुट्टी नहीं है लॉ के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए. वो होता तो अलग बात होती. अकाउंट्स की शाम, अगला पूरा दिन, और लॉ के पेपर की सुबह. दैट्स इट. उसमें 2 रातें हैं. कम से कम आप 6-12 घंटे तो सोओगे ना. उससे कम अगर आप सोओगे तो आप तबियत खराब करोगे और माइंड को रेस्ट नहीं दोगे, तो आपका दिमाग सपोर्ट नहीं करेगा, क्रेजी हो जाओगे आप. Because there are more 5 papers to go, so you have to be physically, mentally, emotionally stable. तो ही आपके पेपर्स अच्छे जाते हैं. एक भी फॉर्मूला बिगड़ गया ना, पूरी बैंड बच जाती है. तो यू शुड नो कौन से चैप्टर को ज्यादा समय देना है और कौन से चैप्टर को कम देना है. इफ यू हैव अ टारगेट, यू कैन अचीव द टारगेट. इफ यू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एमलेसली, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस. पहले 3-4 चैप्टर्स आप आराम आराम से करोगे, और उसके बाद बाकी के सारे चैप्टर्स और अदर लॉस पे प्रेशर आएगा. तो वो आप नहीं कर सकते हो. चैप्टर 1 से जब आपके दिमाग में टारगेट रहता है, तो उससे क्या हो जाता है, यू वर्क विद दैट पेस. जब आपको पता है ना कि मुझे इतना काम इतने समय में करना है, आप करते हो. और जब आपका कोई टारगेट नहीं होता है, वही काम करने को आप आधा दिन लगा देते हो. और इसीलिए ये टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपको 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं,
या 15 मिनट कम भी लग रहे हैं, बट एटलीस्ट नाउ यू नो इन हाउ मच टाइम विच चैप्टर्स हैव टू बी कंप्लीटेड. सो यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली. और मैं आपको बोलती हूं एक दिन पहले ये सारी चीजें करना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको क्लिक नहीं होती है बातें. बहुत बार कुछ माइन्यूट बातें लॉ में होती है. आप लोगों को पता है लॉ में कोई भी कोने में से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकता है. सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. इट्स नॉट लाइक अ प्रैक्टिकल पेपर जहां पे 90% एडजस्टमेंट सेम है. हर सेक्शन अलग सेक्शन है. इतने दिन हो गए हमारे, क्या ये सेक्शन कुछ दूसरे सेक्शन से रिलेटेड था? हो सकता है कनेक्टेड है, बट प्रोविजंस का कोई लेना देना नहीं है. कहीं पे पब्लिक नोटिस है, कहीं पे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने का ऑप्शन है, कहीं पे एसआर है, कहीं पे ओआर है, कहीं आरडी है, कहीं आरओसी है, कहीं 60 डेज है, कहीं 30 डेज है, कहीं एमजीटी 11 है, कहीं एमजीटी 14 है, कहीं चार्ज क्रिएट हो रहा है तो सीएचजी 1 है. सो देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ वन सेक्शन विद अनदर सेक्शन. हर एक सेक्शन आपको माइन्यूट में करना ही है, और उसके लिए टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस घड़ी के हिसाब से अगर आप चलोगे कि हाँ 1 घंटे में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ही आपका 1 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. और जितना चैप्टर का वेटेज है उसके हिसाब से आपको समय उसको उतना देना पड़ेगा. ऐसा नहीं पहले 2-3 चैप्टर्स जो मैं ले रहा हूं वो मैं आराम आराम से करूंगा. नो, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिकली. इट्स नॉट ओनली अबाउट इमोशनल स्टडिंग. स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू बी डिफाइंड कि 1 दिन पहले क्या पढ़ना है, 1 महीने पहले कैसे पढ़ना है, 4 महीने पहले कैसे पढ़ना है, और क्लासेस के दौरान कैसे पढ़ना है. यू हैव टू बी वेल प्लान्ड. बाकी लक जितना साथ देगा वो अलग बात है, बट फ्रॉम योर साइड दिमाग लगा के शिद्दत से स्मार्ट स्टडी आपको करना होता है. जो अप्रोच क्लासेस के वक्त होता है वो आज नहीं हो सकता है. जो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले होता है वो 1 दिन पहले नहीं हो सकता है. उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ. यू आर स्मार्ट इनफ नाउ, यू आर 18-19 ईयर्स ऑफ एज. स्ट्रैटेजी बनाओ और अपने आप में इन्वेस्ट करो, आपके टाइम में इन्वेस्ट करो. यही आपकी जीत है. बाद में जब आप पैसा कमाओगे तो स्ट्रेटेजिकली पैसा को इन्वेस्ट करो, तो एक्टिवली एंड पैसिवली आप पैसा कमाओगे. राइट नाउ फॉर यू योर बिगेस्ट एसेट इज योर टाइम, और उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको समझना चाहिए. उतनी मैच्योरिटी आप में रहनी चाहिए, तो ही आपको आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, योर एनर्जी. और पैसा तो जो जा रहा है वो जा ही रहा है, वो तो अभी तक रियलाइज्ड भी नहीं है. राइट नाउ व्हाट इज इन योर हैंड इज योर टाइम. That is everything for you. Make proper plans for it. Prepare a good strategy and invest in yourself. Prepare strategies for yourself. See what results you will get. Or genuinely every decision is a calculative decision. ऐसे ही अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है. और सिर्फ प्लानिंग नहीं, प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है. बट जब आप प्लान करोगे तो कुछ टारगेट रखोगे, तो फिर 19-20 होगी. हो भी गई 19-20 तो चलेगा. इट इज बेटर देन नॉट हैविंग अ प्लान एट ऑल. एटलीस्ट यू हैव सम टारगेट, सो यू नो अप टू व्हाट टाइम व्हाट इज टू बी कंप्लीटेड. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. You will really remember my words. This could be the best reward that you can give to yourself. 5 साल बाद आपको मेरे ये शब्द याद आएंगे. खुद में इन्वेस्ट किया हुआ could be the best reward. कोई भी और बेटर रिवॉर्ड है किसी भी और चीज से, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली मेक यू अ बेटर पर्सन एंड यू विल जेन्युइनली फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ. नहीं तो यूजुअली इन दिनों में हम क्या करते हैं, बाहर से सीख करते हैं. दैट अप्रिसिएशन, दैट हैप्पीनेस, दोज लाइक्स, दोज गुड कमेंट्स. क्या करेंगे, इंस्टा पे डाल देंगे. हाँ, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर्स आए. हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? वाई यू वॉन्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम आउटसाइड when you can give it to yourself? या आज है आपके साथ लोग, कल नहीं रहेंगे, who knows about it, but you are supposed to be your own motivation. Reward yourself. उसका नशा ही अलग है. ये सब कुछ आप भूल जाओगे. Start working on yourself. और जब आपको सक्सेस मिलेगा
उसकी खुशी जेन्युइनली अलग रहेगी और फिर आपकी पर्सनैलिटी वैसे बनेगी और फिर आप आपके आजू बाजू वाले लोगों को भी खुश रख पाओगे। आज आप ही इतने थके हुए हो, आपको देख के ऐसे लगता है भाई क्या ही है, ठीक है, बट जब आप खुद क्लियर करोगे यू विल फील दैट पावर, जेन्युइनली वो पावर आपको महसूस होगा और उस पावर से वो एनर्जी और वाइब मिलेगा। और फिर देखना कैसे घर वाले भी खुश होते हैं, आपके छोटे भाई बहन भी आपको कैसे आइडियल मानते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी कैसे आपको अप्रिशिएट करते हैं। अपने आप यू विल सी दैट ऑरा दैट इज स्प्रेडिंग अराउंड यू। और फिर जैसे ही आपको खुद वो पावर फील होता है, वो खुशी महसूस होती है, वो प्राउड मोमेंट आपको महसूस होता है, अदर्स विल ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर द इंडिविजुअल दैट यू आर। अपने आप आपको उनको मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, भाई मेरे को रिस्पेक्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अपने आप दे विल फील प्राउड एंड दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। यू विल नॉट आस्क फॉर इट, दे विल गिव इट टू यू। फॉर दैट यू हैव टू बी स्मार्ट। बुद्धू बन के कुछ नहीं होने वाला है। खुद में डालो आप टाइम, खुद में इन्वेस्ट करो और आपको जब रिटर्न मिलेगा genuinely you would be the one who would be the most happiest. That's most important. आप खुश रहोगे तो तभी तो बाकी लोगों को खुश कर पाओगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है आप दुखी हो और दूसरे लोगों को खुश कर रहे हो और ज्ञान दे रहे हो। जब ऐसे समय पे आप ज्ञान दोगे ना, वो भी लोग इज्जत नहीं देंगे। सच में वो लोग बोलेंगे पहले तू तो कुछ करके बता फिर ज्ञान दे। जो इंसान बोलता है ना पैसे का कुछ नहीं है यार, पैसा तो क्या आएगा जाएगा, वो इंसान वही होता है जिसके पास खुद बहुत पैसा होता है। सच में, मम्मी कसम। कोई ऐसा इंसान देख लो जो बीकॉम पास है, 25,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, वो बोल रहा है पैसे का क्या है रे, ठीक है मोह माया है। कोई इज्जत नहीं देगा उनकी बात को। So you have to make yourself in that way. For that you have to plan, invest and prepare strategies on yourself. If you think that will happen, if you don't think, it's not going to happen. So it's high time now. Start preparing on yourself and start rewarding yourself. Be happy, automatically others will also be happy. Okay? आ जाइए. Come on. तो देखो यहां पे ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया था। सेक्शन 23 बस 1 मिनट में आपको खत्म करना है, वन डे बिफोर। जहां पे आप ये चार्ट देखोगे ज़ाला कि अगर कंपनीज को सिक्योरिटीज इशू करनी है, कौन से माध्यम से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, डिपेंड करता है कंपनी पब्लिक कंपनी है या कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, इट कैन गो फॉर अ पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर हो सकता है थ्रू आईपीओ, एफपीओ और बाय एन ऑफर फॉर सेल, या तो इट कैन गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है हर बार पब्लिक के पास ही जाना। ये ताम झाम अगर नहीं करना चाहती है, इट कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास जब आप जाते हो, इट इज नोन एज अ राइट इशू। और जब आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो टू योर एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देन दैट इज नोन एज अ बोनस इशू। और प्राइवेट कंपनीज पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनीज अगर सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, प्राइवेट कंपनीज क्या 3 माध्यम से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है? थ्रू अ और अ बोनस इशू। दैट्स इट, दैट इज सेक्शन नंबर 23। ओके ज़ाला, यस। इससे ज्यादा टाइम आपको ये सेक्शन को देना भी नहीं है। इफ यू वांट टू, यू कैन क्लिक अप फोटो, यू कैन राइट इट ऑन अ स्टिक नोट एंड स्टिक इट इन दैट चार्ट बुक। तो अगर आप चार्ट बुक को उसी हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हो कि वन डे बिफोर आपको यही रीड करना है, तो फिर आपको पता है, मैंने बीच में भी आपको जो जो चिट्ठियां लगाने बोली, जैसे 3A, ये वैसे वैसी चिट्ठियां जो है आप लगाते जाओ। सो स्टार्ट कस्टमाइजिंग योर चार्ट बुक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आपकी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है, पब्लिक के पास जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस। सो हाउ इज अ प्रोस्पेक्टस डिफाइंड? प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड एज एनी डॉक्यूमेंट, okay, any document that
दिस डॉक्यूमेंट कुड ईदर बी अ नोटिस, सर्क्यूलर, एडवर्टीजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टिस कह सकते हैं. कब कहेंगे हम उसको प्रोस्पेक्टिस? जब ये डॉक्यूमेंट के द्वारा आप इनवाइट कर रहे हो ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द परचेस ऑफ योर कंपनीज सिक्योरिटीज. जब मैं सिक्योरिटीज की बात कर रही हूं तो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं. तो देखो, स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ शेयर्स का जब पब्लिक ऑफर होता है तब प्रोस्पेक्टिस इशू होता है. नो नो, even if you are issuing debentures to the public, that document would be regarded also as a prospectus. ये इतना समझ लो, जनता के पास जब आप जा रहे हो, पब्लिक के पास जब आप जा रहे हो, पब्लिक के पास जब आप जाते हो सिक्योरिटीज का ऑफर लेके, then that document is regarded as a prospectus. That document is regarded as a prospectus. Okay? So a prospectus is any document, any document. This document could be a notice, circular, or an advertisement. Okay, which is inviting offers from the public. Which is inviting offers from the public for the purchase of any of its securities. तो कोई भी डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर आप पब्लिक से ऑफर्स ले रहे हो कंपनी के सिक्योरिटीज के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को मानेंगे एज अ प्रोस्पेक्टिस. अभी इसी प्रोस्पेक्टिस के कुछ रूल्स हैं. ऐसा नहीं होता है कंपनी ने प्रोस्पेक्टिस बनाया और डायरेक्टली पब्लिक को इशू करना चालू कर दिया. कंपनी अगर प्रोस्पेक्टिस इशू करने का सोचती भी है तो देयर आर वेरियस सेक्शंस दैट द कंपनी हैज टू कंप्लाई, ओनली आफ्टर विच इट विल बी अलाउड टू इशू अ प्रोस्पेक्टिस. तो कुछ सेक्शंस के कॉम्बिनेशन में सेक्शन 26 और 39 के कॉम्बिनेशन में अभी मैं आपको प्रोविजन पढ़ा रही हूं. जब हम रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा 26 में लिखा है, कौन सा 29 में कौन सा 39 में लिखा है और क्या सारी बातें 40 में लिखी है. करेंटली जस्ट गो विद द फ्लो. तो अगर कंपनी को प्रोस्पेक्टिस इशू करना है, सबसे पहली बात, पब्लिक के पास जाने के भी पहले कंपनी को क्या करना होता है? इसी प्रोस्पेक्टिस को रजिस्टर करना होता है विद द आरओसी. इसी प्रोस्पेक्टिस को रजिस्टर करना होता है विद द आरओसी. सो इवन बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टिस विद द आरओसी, द कंपनी हैज टू रजिस्टर दिस प्रोस्पेक्टिस विद द आरओसी. बट दिस रजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टिस will be valid only for a period of 90 days. जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टिस को आरओसी के पास रजिस्टर किया है, मेक इट श्योर 90 दिनों के अंदर आप इस प्रोस्पेक्टिस को जनता को इशू कर रहे हो. अदरवाइज आपका प्रोस्पेक्टिस बासी हो जाएगा. देखो, आपके प्रोस्पेक्टिस में आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है. कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपका करंट स्टेटस, ये सारी चीजें जो है हर दिन क्या, हर पल बदलते रहती है. 90 days इज अप्रोक्सीमेटली 3 months. इट्स 1 quarter. 3 महीने में तो कितने फाइनेंशियल्स चेंज हो जाते हैं कंपनी के. अरे होते या नहीं होते हैं. अब ऐसे केस में हम नहीं चाहते कि आज आपने आरओसी के पास प्रोस्पेक्टिस रजिस्टर करवाया है जिसमें आपने उस दिन के फाइनेंशियल्स सबमिट किए होंगे और आप 5 साल बाद वही प्रोस्पेक्टिस इशू कर रहे हो. क्योंकि तब में और 5 साल बाद में क्या जमीन आसमान का डिफरेंस है. अब ऐसे केस में ये स्टेटमेंट्स जब आप आरओसी के पास सबमिट करते हो, हमने इसका भी एक लाइव बना दिया है और हमने कहा है कि ये प्रोस्पेक्टिस जैसे ही आरओसी के पास सबमिट होता है, इट इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days. इन्हीं 90 days के अंदर यू हैव टू इशू दिस प्रोस्पेक्टिस टू द पब्लिक. और इन 90 days में कभी भी आप पब्लिक को दे सकते हो, दैट्स योर कॉल. ओके, बट 90 days अगर हो गए तो फिर आपको और एक प्रोस्पेक्टिस बना के आरओसी के पास रजिस्टर करके नए वाले प्रोस्पेक्टिस को इशू करना पड़ेगा. वो वाला प्रोस्पेक्टिस अब स्टेल हो चुका है. स्टेल हो चुका है मतलब बासी हो चुका है. अब उसका लीगली कोई भी रेलेवेंस नहीं रहेगा. ओके, सो एनी प्रोस्पेक्टिस दैट इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी, एमसीक्यू के लिए ये पूरा टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मार्क के लिए आपका एमसीक्यू बनता है, बना देगा इंस्टीट्यूट ये सवाल.
सो बी वेरी अलर्ट। जैसे प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया, इशू के आपको 30 दिनों के अंदर लाना होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। कितने दिनों के अंदर? तो जैसे प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है 30 दिनों के अंदर आपको लाना पड़ता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। 30 दिनों में अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं लाया तो जितना भी पैसा आपने लाया है पूरा का पूरा पैसा आपको करना पड़ता है रिफंड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। एंड इफ यू आर नॉट रिफंडिंग द अमाउंट, तो ऐसे केस में द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल टू रीपे दिस अमाउंट, दैट टू विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ओके, सो ये लिखा है 26 में कि every prospectus that is registered with the ROC has to be issued within a period of 90 days। और ये बाकी सारी बातें लिखी गई है 39 में। 39 कहता है कि जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू होता है 30 दिनों के अंदर आपको लाना पड़ता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। अब सवाल ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट? तो अब देखो, कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिख रहे हो क्या आप लोग ये टाइमलाइन? अच्छा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कुछ कुछ प्रोविजंस होते हैं ना जो आपको याद नहीं रहते। देखो, अनफॉर्चुनेटली 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव है, बराबर ना? तो अगर डिस्क्रिप्टिव है तो फिर आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्कूल में कैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को याद करते थे? बार बार रीड करो, और बहुत ही दिक्कत आती है, फिर टीचर बोलती थी कि लिख के आ जाओ तुम। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा बेटा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपका पेपर पैटर्न ही वैसा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो या मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। आपको याद करना ही पड़ेगा और आपको याद करके लिखना ही होगा। तो या तो आप बार बार सुनो, क्यूमुलेटिव रिवीजन जितनी बार होगा ना उतनी बार आपको चीजें याद रहती है। फिर भी अगर लगता है ना रिवीजन से नहीं चल रहा है, देखो कुछ कुछ बच्चों की ग्रास्पिंग अच्छी है, बट हर बच्चा वैसा नहीं रहता है। देखो, मैं एवरेज बच्ची थी, मेरा तो इतना अच्छा, मेरे भाई जितना भी अच्छा ग्रास्पिंग नहीं है। सिबलिंग्स है हम लोग, सेम पेरेंट्स है, बट फिर भी हमने डिफरेंस है। तो आप लोग तो सेम पेरेंट्स के भी बच्चे नहीं हो, तो हो ही नहीं सकता हर बच्चा सेम है। तो अगर आपको लगता है जैसे मेरे जैसा जो बच्चा है, जो एवरेज बच्चा है, जो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, ग्रास्पिंग इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में फिर तो हम लिख के निकालते थे। और लिखने से होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं, देखो जैसे अब मैं लाइब्रेरी में जाती थी, कभी घर पे पढ़ती थी, डिपेंडिंग अपॉन मेरा मूड क्या है, क्योंकि बहुत बार इरिटेट भी हो जाता है प्रेपरेटरी लीव में और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। हर दिन ऐसा नहीं होता अपना 100% होता है, कुछ दिन बहुत अच्छे दिन होते हैं, कुछ दिन ऐसे भी वाहियात दिन होते हैं कि कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या होता है, फिर मैं प्लेसेस चेंज करती थी, कभी लाइब्रेरी में, कभी रूम में स्टडी टेबल पे, कभी किचन के बाजू में हमारा डाइनिंग था तो मैं डाइनिंग में पढ़ाई कर लेती थी। तो उसके वजह से क्या होता था ना, वो चेंज इन प्लेस की वजह से थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता था। एक ही मिनट। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी। तो क्या, एक तो मैं जगह चेंज करती थी और दूसरा फिर मैं क्या करती थी ना, बहुत बार कैसा होता था, फिर मैंने रियलाइज किया था कि अब बुक तो है, जैसे अभी ये बुक है, सपोज मैं टैक्स का कुछ प्रोविजन पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ऐसे ही मतलब आधा घंटा हो गया फिर भी मैं वही पेज पे हूँ, 1 घंटा हुआ फिर भी मैं वही पेज पे हूँ, फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब 1 घंटा हो गया फिर भी वही पे हूं मैं, ऐसा होता है।
तो ऐसे केस में फिर मैं क्या करती थी ना, आई यूज टू स्टार्ट, अभी जैसे अभी सपोज ये प्रोविजन है, आई डोंट नो व्हाट दिस प्रोविजन इज, बोनस शेयर्स, वाह इसमें भी बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स ही आया है, क्या पेज है, तो ये बोनस शेयर्स का अभी सपोज अगर ये पेज है, तो यहाँ पे अगर मैं हूँ इस पेज पर, मैंने रियलाइज किया कि आधा घंटा हो गया, फिर भी आई एम नॉट एबल टू इफेक्टिवली स्टडी, बिकॉज दिस इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, कहने के लिए पढ़ाई कर रहे बट कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे। तो फिर मैं क्या करती थी, सपोज अगर ये प्रोविजन है बोनस का और राइट इशू का, तो फिर मैं डिसाइड कर लेती थी कि चलो इसका मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही समरी बनाती हूँ, भले ही चलो मेरी समरी बुक है, चार्ट बुक है, बट फिर भी आई विल टेक अ नोटबुक, मेरी जो लॉ की नोटबुक है वो लेती थी, ये सेक्शन को रीड कर लेती थी, मैं देखती थी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फिर मैं उसकी समरी बना लेती थी। तब भले ही वो इफेक्टिव नहीं होता था, बट बाद में जब नेक्स्ट रिविजन होता था ना, तब मेरे को समझ में आता था दैट थिंग हैड जेन्युइनली हेल्प्ड, और उससे फिर मेरे 4-5 पेजेस हो जाते थे फिर 1 घंटे में। तो एटलीस्ट आज का काम तो नहीं, क्योंकि आज मैं मेंटली फिट नहीं हूं पढ़ने के लिए, बट मेरा अगला इन्वेस्टमेंट हो जाता था। तो मैं वही बोल रही हूँ, ये स्ट्रेटेजिकली प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे दिन होते हैं, देखो नॉट एवरी डे कैन बी 100%, और जिस दिन आपका मोर देन 100% होता है ना, उसका अगला दिन उतना ही वाहियात होता है। जिस दिन आपको लगता है मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, भारी, और फिर आप बोलोगे बस ऐसे अब मैं पढ़ूंगा हर रोज, बेस्ट हो जाएगा बेस्ट, उसका अगला दिन कुछ ना कुछ कांड होता है, या तो घर में, या तो आपके साथ, या तो आप बीमार हो जाओगे, या तो क्या होता है पता नहीं, पूरा फॉर्मूला बिगड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ भी होगा बेटा, नींद का तो प्रॉब्लम लास्ट दिन तक होने वाला है, एग्जामिनेशन के दिन तक, जिस दिन एग्जाम खत्म हुई ना, जब आपके पास टाइम रहेगा सोने के लिए, तब आप बोलोगे नींद नहीं आ रही मैम, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाय कॉफी किसका सहारा लेना है, आप ले लो रेड बुल। एज ए स्टूडेंट आई बिकेम एडिक्टेड टू रेड बुल, सीरियसली। मेरे घर पे फ्रिज में 6 कैन रहते थे रेड बुल के, दिन में मैं 6 वो कैन रहते ना, वो तब 75 रुपीज़ का आता था, अब कितने का आता है पता नहीं मुझे, हाँ जब मैं इंटर में थी तो 75 रुपीज़ का आता था। और जब मैं पूरा कैन नहीं लेती थी, मैं लेती थी, रखती थी अपने पास, और ऐसे सिप 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 पीती थी मैं, और आधा कैन जो है फिर वो फ्रिज में रखती थी, फिर उसकी वो बास आती है, गंदी बास। तो माँ की इतनी गालियाँ पड़ती थी, इतनी गालियाँ पड़ती थी। और तब तो फिर पहली बार तो आया तो मम्मी को लगा क्या लेके आ गई है। पहले पढ़ा क्या है इसमें, तो मैंने बोला कुछ नहीं, उसमें 70% कैफीन रहता है, रेड बुल इज 75% कैफीन एंड रेस्ट इज शुगर। तो शुगर की वजह से एनर्जी मिलती है और आपका माइंड स्पाइक होता है, और वो कैफीन की वजह से यू आर अलर्ट। आप कंटेंट रीड करो रेड बुल का, शुगर एंड कैफीन, इट इज हैविंग कैफीन मोर देन दिस ऑल्सो, चाय एंड कॉफी। उसके वजह से एक तो नशा हो जाता है, और फिर आप एनर्जेटिक भी फील करते हो, अलग लेवल की एनर्जी रहती है। सच में इतनी मैंने कितना रेड बुल खपाया होगा इंटर के पूरे प्रेपरेटरी लीव और एग्जाम के बाद। उसके बाद फिर मैंने कसम खा ली कि नहीं, अरे कितनी मोटी हो गई थी मैं इतनी पतली थी, पता है क्या आपको, मैं जब इंटर में थी आई वॉज लाइक 43 kgs, जस्ट 43, और मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था, मैंने ऑलमोस्ट 7-8 kgs वेट गेन कर लिया था। ऐसे बाल ऐसे चंपू, और ऐसे चेहरे पे पिंपल, और ऐसे इतनी मोटी भाई। फिर मैंने बोला बस हो गया, अभी इंटर क्लियर हो गया, क्योंकि इंटर के बाद 1.5 साल बाद हमारा फाइनल था। तो मैंने बोला बस हो गया भाई, इज्जत दो अपनी बॉडी को भी। और रेड बुल उसके बाद मैंने पीना बंद कर दिया जेन्युइनली। उसके बाद फिर मैंने फाइनल में भी रेड बुल को हाथ नहीं लगाया। देन आई शिफ्टेड टू चाय, बट अब वो ख़त्म नहीं हो रहा एडिक्शन चाय का, वो नहीं होगा, बट चाय फिर भी बेटर है। रेड बुल इज डेंजरस। लगता है रे अपन जो फेज में हो ना तुम लोग, बहुत अलग फेज है। आई एम जस्ट हैप्पी दैट फेज इज ओवर फॉर मी, जेन्युइनली। अभी भी मैं थोड़े दिन पहले लाइब्रेरी में गई थी, वो लाइब्रेरी है ना, खैर वहाँ पे तो बहुत सारे यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे बैठते हैं, बट अलग गूज बम्स आते हैं जब आप लाइब्रेरी में एंटर करते हो। दिस इज अ टफ फेज, आई नो इट्स अ टफ फेज, but this will pass, believe me. This is the only tough phase. Final will not be that tough because you have 2 years for your final. This is like 9 months में आप classes करो, आप prepare करो, it's too much pressure. और अभी तक कभी बच्चों पे इतना pressure for you all as a kid, this is the first time you all are facing this pressure. अभी ये pressure face करने के बाद जिंदगी में भाई कुछ भी उखाड़ लो, कुछ नहीं होता है। बॉस कितना भी बोलो आप सुन लोगे,
कितना भी काम करा लोगे आप कर लोगे, बिकॉज नाउ यू नो एंड यू हैव टैकल्ड इट, यू हैव वेंट थ्रू इट. I know it's really tough, but just when you feel now you want to give up, just hold on that second. That's it. That's the only advice I want to give you. इतना आप सुन लो बस. जिस मोमेंट पे आपको लगा ना गिव अप करना है, उस मोमेंट पे बस गिव अप मत करो, बिकॉज दैट टाइम इमोशनली यू आर वेरी वल्नरेबल एंड वीक, और उस टाइम का डिसीजन कभी सही डिसीजन नहीं हो सकता है. तो जब आपको लगे मुझे छोड़ना है और मुझसे नहीं हो सकता है, उस वक्त बस मत छोड़. कभी और छोड़ दिया चलेगा, बिकॉज दैट टाइम आपने कैलकुलेटिव डिसीजन लिया. उस वक्त आप वीक थे और आपने इमोशनल होकर डिसीजन लिया है, विच कुड नॉट बी करेक्ट. तो जिस दिन लगा आपको छोड़ना है, बस मत छोड़ो. इतना आप सुन लो बस, आपकी जिंदगी बहुत प्यारी रहेगी. बिलीव मी, बहुत सही लगेगा आपको. सो इट्स टफ फेज, बट ऐसा नहीं है इट्स इम्पॉसिबल. एवरीवन हैज वेंट थ्रू इट, एंड दैट्स फॉर वंस and only once. Eventually as a CA final kid you will not feel that pressure, और CA बनने के बाद तो ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा. बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, एंड आफ्टर बिकमिंग अ CA you can also delegate your work. कभी मुझे ऐसा लगा ना बहुत ही काम बढ़ रहा है, बस मैं डेलीगेट कर देती हूँ. बेस्ट चीज हो सकती है. भाई तू बुक्स का काम कर ले, तू इसका काम कर ले, तू उसका काम कर ले, तू PPT बना दे, तू ये चार्ट्स बना ले, हो गया काम. ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. इस फेज में यू कैन नॉट डेलीगेट एनीथिंग. लर्न आपको ही करना है, लिखना आपको ही है, एग्जामिनेशन आपको ही फेस करना है. बट लेटर ऑन जब आप CA बनोगे, आप 10 CA लगा दो आपके नीचे, आप 10 आर्टिकल असिस्टेंट हायर कर लो और उनको चिल्ला दो, मजा आ जाएगा. पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर काम कर लो आप भले. तो ये एक अलग टाइप का प्रेशर है. कभी फेस नहीं किया तो हो सकता है बहुत आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, सभी के साथ हो रहा है. यू जस्ट हैव टू be confident and believe in yourself. It will just pass by. It's a phase, it will pass by, it's not permanent. बस अपने आप को ये अश्योरिटी देते जाओ, हो जाएगा सब कुछ. ठीक है, अब देखो, जो हम अंडर राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे हमने कहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 30 दिनों में नहीं मिला तो आने वाले 15 दिनों में आपको रिफंड करना. अरे रिफंड मतलब सपना शुरू होने के पहले ही चूर चूर हो जाएगा. सपना शुरू होने के पहले ही चूर चूर हो जाएगा. तो ये चीज ना हो, इसीलिए कंपनीज यूजुअली गो फॉर अंडर राइटिंग. और अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप क्या कर सकते हो, अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकते हो. कल जाके अगर आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मीट नहीं होता है फ्रॉम द पब्लिक, दिस अंडर राइटर विल सब्सक्राइब टू दीज शेयर्स. यस, दिस अंडरराइटर विल सब्सक्राइब टू दीज शेयर्स. मतलब उसको भी शेयर्स अलॉट हो रहे, नए शेयर्स अलॉट हो रहे. एग्जिस्टिंग शेयर्स किसी से लेके इसको नहीं दे रहे हो, वो ब्रोकर करता है. यहां पे अंडरराइटर को जो शेयर्स दिए जा रहे हैं आर न्यूली अलॉटेड शेयर्स, जिसको जनता ने सब्सक्राइब नहीं किया है. अगर जनता सब्सक्राइब कर लेती है तो फिर तो क्या बात है, बट अगर नहीं होता है, नाउ वी हैव अ बैकअप प्लान, जहां पे क्या होगा, ये अंडरराइटर जो है इन शेयर्स को कर लेता है सब्सक्राइब, जिसकी वजह से अब आपको रिफंड देने की जरूरत नहीं है. ओके, अब अंडरराइटर अगर रिस्क ले रहा है, क्या रिस्क के लिए रिटर्न भी डिमांड करेगा? अंडरराइटर जो रिटर्न डिमांड करता है इज अंडरराइटिंग कमीशन. और कंपनीज एक्ट के हिसाब से underwriting commission that can be given maximum on shares is 5% of the issue price, and it is 2.5% of issue price in case of debentures. ये आपको MCQ में भी आ सकता है और आ सकता है even as a case study based question, 2-2, 3-3 मार्क के लिए. अच्छा, चार्ट बुक में बताओ क्या कहां पर है ये? एक चार्ट है जहां 39 और 40 दोनों को साथ में लिखा है मैंने. ये देखो 3.3 पे है ना. तो सुनो ना मेरी बात, सुन रहे हो क्या? ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है, according to the Companies Act 2013, it is maximum 5% of issue price on shares and 2.5% of issue price on debentures. देखो issue price क्यों?
अंडरराइटर ने क्या रिस्क इशू प्राइस पे लिया है? कल जाके अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मीट नहीं होता है, ये बंदे को शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, और जब ये शेयर सब्सक्राइब करता है, हर शेयर के लिए वो फेस वैल्यू थोड़ी ना देगा, इशू प्राइस का अमाउंट देगा। अरे हाँ या ना? तो इसीलिए फिर क्या होता है, रिस्क अगर हमने इशू प्राइस पे लिया है, रिटर्न भी हम किस पे डिमांड करेंगे? इशू प्राइस पे ही हम डिमांड करेंगे। 5% इज मैक्सिमम, 2.5 इज ऑल्सो मैक्सिमम। मतलब मुझे बताओ, आर्टिकल्स में अगर मैं चाहूं, क्या कम परसेंटेज प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ? आर्टिकल्स में अगर मैंने शेयर्स पे 4% लिखा है, मैं अंडरराइटर को कितना अंडरराइटिंग कमीशन दे पाऊंगी? 4 या 5? अच्छा, इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको गुमराह करने के लिए लिखेगी, एक्ट तो 5% कह रहा है। हाँ, एक्ट ने ये जो 5 कहा है, दैट इज मैक्सिमम 5%। तो अगर आपके आर्टिकल्स में लोअर परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड है, आपको तो एक्ट और आर्टिकल्स दोनों भी फॉलो करना होता है। हाँ, ऐसा नहीं है एक्ट फॉलो करेंगे कंपनी, आर्टिकल्स फॉलो नहीं करेगा, क्या दोनों फॉलो करना पड़ेगा? इसलिए आप दे पाओगे मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स 4%, बराबर ना? मेरे एग्जाम्पल में। वैसे अगर डिबेंचर्स का इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया और लिखा आर्टिकल्स 2% अलाउ कर रहा है, एक्ट 2.5, आप कितना दोगे? 2 या 2.5? 2%। एमसीक्यू भी आ सकता है ना? सो डिपेंडिंग अपॉन द आर्टिकल्स, बट मैक्सिमम लिमिट 5% ऑन शेयर्स एंड 2.5% ऑन डिबेंचर्स। आर्टिकल्स लोअर नंबर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन कैश or it can also be given in kind. Underwriting commission can be given in cash or it can also be given in kind. Also, underwriting commission can be paid out of the proceeds of this issue or out of the past profits. मतलब क्या? आज जो हमने पब्लिक से पैसा रेस किया है, वो जो पैसा हमको मिला है ना, उसी पैसों से हम क्या कर सकते हैं? अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं। या तो फिर अगर कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है और कंपनी के पास पास्ट प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है उतना तो कैश जनरेट हुआ ही है, वो उससे भी आप अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो दे सकते हो। यहां पे सिर्फ लिख दो अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन कैश और इन काइंड। यहां पे जगह है ना, वहां पे लिख दो अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन कैश और इट कैन बी गिवन इन काइंड। एक्चुअली तो आपको सेबी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक इशू जा रहे हो तो लिस्ट ही हो रहे हो। बट अभी आपको सेबी सिलेबस में नहीं है ना, तो यू जस्ट स्टिक टू द कंपनीज एक्ट, डोंट गो। हाँ, सेबी का कट कर सकते हो आप। यहाँ पे सेबी का चार्ट बुक में है? नहीं है ना? हाँ, उस पीपीटी में था, इसको मैं हटा ही देती हूँ। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। अर्लियर सेबी वॉज देयर इन द सिलेबस, अभी तो इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है सेबी को भी, अभी वो सेल्फ असेसमेंट हो गया है ना। तो बताओ, मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स 5% ऑफ इशू प्राइस, ऑन डिबेंचर्स आर्टिकल्स में क्या लोअर लिमिट आ सकता है? कैन अंडरराइटिंग कमीशन बी गिवन इन कैश? कैन इट बी गिवन इन काइंड? अच्छा, क्या अंडरराइटिंग कमीशन पास्ट प्रॉफिट में से दिया जा सकता है? क्या प्रोसीड्स फ्रॉम दिस इशू भी दिया जा सकता है? अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट अमाउंट दैट इज रिटन इन द प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो कि कितना वो अमाउंट है जो आप रेस करना चाहते हो इन मिनिमम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा जाता है हमारे प्रोस्पेक्टस में, और उतना अमाउंट आपको कम से कम करना होता है रेज। सेबी कहता है 90%। ओके,
अब सुनो, ये मैं 2 सेक्शंस आज कर रही हूँ. 23 तो हमारा हो गया है, मैं कर रही हूँ 39 और 40. 23, 39 एंड 40. ये 40 है, सेक्शन नंबर 40. सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विथ इन द स्टॉक एक्सचेंज, सेक्शन 40 है ये. ठीक है, वो कहता है, सुनो सुनो सुनो, यहां पे देखो 2 इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं. यहां पे एंड को भी हाईलाइट कर रही हूं. एंड, जब कभी भी कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है, उसको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना है, जहां पे भी वो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करना चाहती है. अप्लाई तो करना है, बट अप्लाई करने के साथ साथ परमिशन भी ऑब्टेन करना है. अप्लाई तो करना ही है, बट अप्लाई करने के साथ साथ परमिशन भी ऑब्टेन करना है. एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने अगर आपका परमिशन डिनाई कर दिया तो आपका पूरा का पूरा अलॉटमेंट हो जाएगा वॉइड. तो आपका पूरा का पूरा अलॉटमेंट हो जाएगा वॉइड. एग्जाम्पल, मैंने 3 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया. चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूं, MCQ 2 मार्क का. मैंने 3 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया. 3 में से 2 स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे परमिशन ग्रांट कर दिया, बट एक स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे को परमिशन ग्रांट नहीं किया. क्या मैं अपनी सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट कर सकती हूं? यस, नो. 2 में कर सकती हूं, नहीं कर सकती हूं. यस, नो, डोंट नो, कांट से. नो. व्हाट अबाउट यू ऑल वर्चुअल किड्स, यस और नो? सो यस, द सही जवाब इज नो. और अगर मैंने अलॉटमेंट कर भी दिया तो मेरा अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो. और प्लस जब आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेते हो ना, ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अमाउंट हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एंड दिस बैंक अकाउंट हैज टू बी अ शेड्यूल्ड बैंक. और ये पैसा कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर 2 पर्पसेस. एक तो आप एडजस्टमेंट के लिए एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करोगे, और अगर किसी कारण की वजह से अलॉटमेंट नहीं हो पाया तो ये पैसे को आप क्या कर लोगे? रिफंड कर लोगे. ओके, या तो आप क्या करोगे? यू विल एडजस्ट इट टूवर्ड्स अलॉटमेंट. बट अगर कोई कारण की वजह से अलॉटमेंट नहीं हो पाया तो यू विल हैव टू रिफंड द मनी, बट यू विल रिफंड इट फ्रॉम दैट सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट ओनली. वहीं के वहीं से एग्जिट, अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट में उसको रूट नहीं करोगे. गॉट इट? पक्का? और जो भी स्टॉक एक्सचेंज में आपने अप्लाई किया है और उनकी आपको परमिशन मिली है, उसका नाम भी आपको लिखना पड़ता है आपके प्रोस्पेक्टस में. सो यू आर सपोज टू स्टेट द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे आप आपकी सिक्योरिटीज को करने वाले हो लिस्ट. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज. देयर आर 9 recognized स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. फेमस दो BSE और NSE है, बट उनके अलावा भी स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में है. जहां पे भी आपने सोचा है आपके शेयर्स को आपको लिस्ट करवाना है, उनका नाम आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना होगा. सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको उनका परमिशन भी ऑब्टेन करना है. यस और नो गाइस? पक्का? 100%. और हमारा ये 39 भी हो चुका है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट शुड बी पेड एंड इट शुड बी रिजर्व विद इन 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. 30 दिनों में नहीं मिला, अमाउंट शैल बी रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. ये देखो यहीं पे सारी चीजें लिखी हुई है. और अलॉटमेंट के बाद आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ROC के पास करना होता है फाइल. और आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना, 39 आपकी बुक्स में नहीं दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने डिलीट किया था और बाद में ऐड किया था. जब आपका न्यू मटेरियल का बुक आया था ना, दैट टाइम 39 वाज नॉट देयर, बट मैंने फिर भी आपको 39 पढ़ाया था. और पढ़ाने के बाद इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया था कि 39 इज इन योर सिलेबस. तो मैंने शायद लिखवाया था या ऐसा कुछ किया था, समरी नोट्स के थ्रू लिखवाया था मैंने, क्योंकि 40 पढ़ाया ही नहीं जा सकता है 39 के अलावा.
अभी जो इंस्टीट्यूट ने रिवाइज्ड मॉड्यूल इशू किए ना नवंबर अटेम्प्ट के लिए, उसमें 39 डाला है उन्होंने, और मई के लिए इंस्टीट्यूट ने अलग से नोटिफिकेशन में 39 ऐड करवाया था। बट मेरे चार्ट बुक्स में तो था ही, और मैंने इन लोगों को फिर बैच में मैंने लिखवाया था। सुनो ना मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, आपका जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी सुन रहे हो क्या आप? जो होता है ना शेयर एप्लीकेशन मनी, है ना, वो शेयर एप्लीकेशन मनी कम से कम होना चाहिए 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। वो 5% जो इशू प्राइस का था वो क्या था? अंडर राइटिंग कमीशन। ये 5% फेस वैल्यू का है, वो क्या है? आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी। जब शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हो ना, उसके लिए जब आप एप्लीकेशन मनी रहता है, फिर आप कॉल करते हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, वो सब रहता है ना, झोल झमेला। ज़माना पहले होता था, अभी कुछ नहीं होता है। अभी तो कंपनी सारी हाँ प्रीमियम पे ही इशू करती है, और वो भी पूरा पैसा पहले दिन पे ले लेती है। कंपनीज को भी कोई झंझट में नहीं रहना है, वैसी वो बात है। बट ठीक है, जो भी है, प्रोविजन है तो है कि आपका जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू बोलो, सब सेम ही है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा 23 हुआ, 39 हुआ, और 39 के साथ साथ हमारा 40 भी हुआ है। 2 क्वेश्चंस हम होमवर्क के लिए दे दें आज आपको। ओके एक बात देखना पड़ेगा कौन सा सवाल का जवाब आप दे पाओगे। अंडर राइटिंग के ऊपर है क्या कुछ पैसा? ये देखो, ये क्वेश्चन आप कर लो आज। कौन सा पता है? क्वेश्चन नंबर 14। इट्स एन ICI मॉड्यूल क्वेश्चन। अभी तक इंस्टीट्यूट ने कभी इसको पूछा नहीं है, तो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है सवाल, एंड इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। आज के सारे सेक्शंस को ये कवर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका होमवर्क है। तो आज के 2 क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क के हो गए वो हो गए 14 एंड 15। सिर्फ रीड नहीं करना है बेटा, आपको लर्न करके लिखना है। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आज 23, 39 और 40 हमारा हो चुका है। कल हम लोग बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय वर्चुअल किड्स। MCQ का लिंक तुमको नहीं मिला अभी तक?